जय भीम मित्रों। मान्यवर कांशीराम साहब एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने शोषित, वंचित और दबे कुचले बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने बहुजनों को सत्ता में भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया और लोगों को जागरूक कर संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसे लेकर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसकी पहुंच बढ़े और YouTube इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर चर्चा करने से पहले हम आपको मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्ष और योगदान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। कांशीराम जी ने देखा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का लाभ सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को मिल रहा है, जबकि लोग इस व्यवस्था के शिकार बने हुए हैं। उनकी संख्या इस देश में 85% है। सिर्फ 15% लोगों ने इस देश के शासन और प्रशासन पर जाति के आधार पर अपना कब्जा बरकरार रखा है और बहुसंख्यक समाज गुलामी और लाचारी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है, जिस व्यवस्था को बदलने के लिए बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर और अन्य महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा दिया था। आज वह व्यवस्था नए परिवेश में और भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। बाबा साहेब के सपनों को यथार्थ में बदलने की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पर थी, वे अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग अलाप रहे हैं। पूना पैक्ट की अंतिम परिणति का जो कुछ लाभ मिल पाया है, वह तबका अपना घर परिवार और बच्चों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी के मजे लूट रहा है और बाबा साहेब के अखिल भारतीय स्तर के मिशन को चंद लोगों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक जाति विशेष की राजनीति का हथियार बना लिया है और बहुसंख्यक समाज अज्ञान और अंधकार की खाई में गिरता नजर आ रहा है। यह हृदय विदारक चित्र देखकर मान्यवर कांशीराम जी अत्यंत बेचैन हो उठे। काफी अध्ययन के बाद कांशीराम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस देश में फैली सड़ी गली ब्राह्मणवादी व्यवस्था एक ही औषधि से ध्वस्त की जा सकती है, जो देश में 6747 जातियां टुकड़ों में बटी हैं। वह केवल एकजुट हो जाएं और इस संगठन की औषधि को तैयार करने में ज्यादा दिन नहीं लगे, लेकिन यह औषधि जन जन को पिलाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जिन लोगों ने औषधि पी ली, वे स्वास्थ्य होकर जीवन जीने लगे। जिन्होंने नहीं पी, वह आज भी बीमार नजर आ रहे हैं। आज हमें आजाद हुए 60 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। स्वतंत्र भारत की दूसरी पीढ़ी देश की बागडोर तीसरी पीढ़ी को सौंपने जा रही है। हमें 60 वर्ष पीछे मुड़कर देखना होगा और हमें इस बात का मूल्यांकन करना होगा कि हमने आजाद होने के पश्चात अपनी स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या किया। हमें सावधानी पूर्वक इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि किन कारणों से हम गुलाम बने हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि आम आदमी पर गुलामी का क्या प्रभाव था। जब देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों को इस देश से बाहर किया गया था, उस समय बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किया था और सबसे अधिक जानें गई थीं। इस शोषित जन समूह की यातनाओं की दुहाई देकर तो हमारे नेताओं ने साम्राज्यवाद से मुक्ति प्राप्त कर ली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उनमें अधिकांश बहुजन समाज के ही लोग थे, परंतु आज उन्हीं की सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। जब देश में समस्त लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो सभी लोगों को आजाद होना चाहिए। फिर क्यों चंद मुट्ठी भर लोग ही आजाद हैं, बाकी सब गुलाम हैं। आज भारत का इतिहास उपलब्धियों एवं असफलताओं से भरा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लोकतांत्रिक शासन से लाभ हुआ है, दूसरी ओर लाखों लोग ऐसे हैं जो अब तक इन फायदों से वंचित हैं। किंतु देश में एक श्रेणी ऐसे लोगों की है जो त्रुटिपूर्ण नियोजित योजनाओं के गलत क्रियान्वयन, कुप्रशासन, भ्रष्टाचार तथा प्रशासन तंत्र की असफलताओं के कारण उन सुविधाओं से भी वंचित हो गए हैं जिनके अंतर्गत
वह आजादी से पहले सुखद एवं स्वतंत्र जीवन निर्वाह कर रहे थे। बहुजन समाज को संविधान पर गर्व है। समाज को संविधान निर्माताओं तथा विशेषकर डॉक्टर आंबेडकर पर गर्व है, जिनकी बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता के कारण संविधान में भारतीय समाज के कुछ वर्षों के सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़नेपन को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसमें इन वर्गों के लोगों को उन लोगों के शोषण से बचाने के लिए भी सुरक्षा उपाय है, जो स्वतंत्रता और आर्थिक विकास के बावजूद सामाजिक आर्थिक कारणों से अपना आधिपत्य जारी रख सकते हैं। पर दुख की बात यह है कि आज तक उन गरीबों के लिए संविधान के हिसाब से कोई सुविधा और सहूलियत नहीं दी गई है। वो आज भी मजदूर और मजबूर हैं, क्योंकि पूरे 60 साल सत्ता ब्राह्मणवाद के हाथों में रही। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी इस बात की आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि आजादी के बाद भी सत्ता कुछ चुनिंदों के हाथों में सीमित रह जाएगी तथा प्रयास रहेगा कि कुछ गिने चुने लोग लाखों शोषित और जरूरतमंद निसहाय लोगों का शोषण करते रहें, जिन्हें जीने के लिए संपन्न वर्ग के लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। मैं मानता हूं कि वर्ष 1947 में देश भूखमरी के कगार पर था, लेकिन आज देश के पास अन्न का पर्याप्त भंडार है तथा हम खाद्यान्न के दृष्टिकोण से स्वनिर्भर हैं। किंतु आज हमारा देश तकनीकी आर्थिक मानव शक्ति वाला तीसरा सबसे बड़ा देश कहलाता है। वर्ष 1947 में हमारे पास एक नगण्य औद्योगिक आधार था, जिसमें कुछ ही कृषि आधारित उद्योग और 1-2 खानें थीं। आज हम विश्व में 10 सबसे बड़े औद्योगिक देशों में से एक हैं, जिसमें सेफ्टी पिन से लेकर सुपरसोनिक हवाई जहाज तक लगभग सब कुछ बनता है। फिर भी हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी का आतंक है। हजारों नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हजारों लोग भूख से तड़पकर अपने प्राण गंवा देते हैं। सरकार को सब कुछ मालूम होते हुए भी वह तरक्की के बाद सुधार सिर्फ इतना हुआ है, जो पहले जमींदार थे उनका नाम बदलकर पूंजीवाद कर कोई उपाय नहीं करती है। देश आज भी मनुवादी मानसिकता का शिकार है। 60 वर्षों दिया गया है। बहुजन पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है। मनुवाद पहले भी धनाढ्य था, आज भी है। किंतु औसत तो सिर्फ एक भ्रामक शब्द है। यदि हमारा एक पांव बर्फ की सिल्ली पर हो और दूसरा अंगारों के ढेर पर हो, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि औसतन यह अच्छी स्थिति है। यही बात आज हमारी अर्थव्यवस्था पर लागू होती है। आर्थिक असमानताएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। यह असमानताएं पहले से अधिक बढ़ चुकी हैं। आज भारत में सर्वाधिक धनी व्यक्ति जितनी धनराशि एक नाश्ते पर व्यय करता है, वह देश के सबसे निर्धन व्यक्ति की संपूर्ण आर्थिक संपत्ति से कई गुना अधिक है। व्यक्ति की गरिमा, जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया था, वह तो उन सुपरसैनिक हवाई जहाज के युग में भी उतनी ही दयनीय बनी हुई है जितनी बैलगाड़ी के युग में बनी हुई थी। सभी जातियां, अनुसूचित जाति तथा सभी धर्मों के लोगों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने वाला सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सका है। आर्थिक समानता तथा रोजगार, व्यापार और व्यवसाय के समय अवसरों की कोई आर्थिक वृद्धि नहीं हुई। बहुजनों की उपलब्धियों में संतुष्ट होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके विपरीत खेद भी बहुत अधिक है। आम आदमी की आशाएं गलत नियोजन, गलत क्रियान्वयन, अकुशल प्रशासन और भ्रष्टाचार के मलबे के नीचे दबी रह गई हैं। शासन में बैठे लोग इस प्रभाव को नहीं समझते हैं। वर्ष 1997 में भारत के मनुवादी हुक्मरानों ने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने का फैसला किया। उनके लिए रंगरलियां मनाने के कई कारण हो सकते थे, लेकिन देश के 85% बहुजन समाज को आज तक आजादी नहीं मिली। वह दूसरों पर निर्भर है। उनके पास इस तरह की रंगरेलियां मनाने का कोई कारण नहीं है। आज भी हमारा बहुजन समाज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है, उनके अपने खेत नहीं हैं। 10 करोड़ लोग अपने अपने गांव को छोड़कर शहरों में इसलिए आए हैं क्यों वह दुखी हैं और दूसरों पर निर्भर हैं। एक समय था जब बहुजन समाज मनुवादियों के दलों में आगे पीछे भागा करते थे। राजनीतिक पार्टियां टिकट छापने की मशीनें हैं। फिर मान्यवर कांशीराम ने 1984 में एक मशीन का संचालन किया, जिसका प्रयोग बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। आज टिकट प्राप्ति के लिए
सर्वदल बहन मायावती के तलवे चाटने को लालायित हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि अभी तक 600 जातियां जोड़ी हैं, तब हमारी पार्टी चौथे नंबर की पार्टी बनी है। जब हम 1000 जातियां जोड़ लेंगे तब हम देश के हुक्मरान बन जाएंगे। यह आंकड़ा 2009 तक पूर्ण हो जाएगा और बहन मायावती रंग लाएंगी, फिर बहुजन समाज देश का हुक्मरान हो जाएगा। अब आप राजनीतिक स्थिति देखिए, सरकार और स्वतंत्रता मिल सकती है, किंतु यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि बहुजन समाज को अपना राजनीतिक नेता बनाने के लिए हमेशा हतोत्साहित किया गया। गरीबों के नेताओं को नीचा दिखाने के लिए हमेशा सुनियोजित प्रयास किए गए हैं। धनी और ऊंची जातियों ने सामान्यतः उनके नेतृत्व पर कब्जा करने की कोशिश की और उनके सीधेपन और आर्थिक आश्रितता का फायदा उठाया। उनके किसी सदस्य को, चाहे वह कितना दक्ष क्यों न हो, समाज के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के संभाव्य पात्र के रूप में उभरने नहीं दिया गया। बहुजन समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में शोषण किया गया। स्वतंत्र भारत के लाखों पदलित ऐसे हैं जो आज तक अपना वोट नहीं डाल पाए। देश में मनुवादी व्यवस्था आज भी लागू है। जिस दिन देश में मनुवादी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, तभी बहुजनों को सुख और चैन की सांसें प्राप्त होंगी। स्वतंत्र भारत में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए मकान नहीं है। वो बड़े बड़े शहरों में अपना गुजारा कर रहे हैं। कुछ रेल की पटरियों के किनारे गुजर बसर कर रहे हैं, तो कुछ पुलों के नीचे अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने उनके रहने के इंतजाम नहीं किए, क्योंकि वह बहुजन समाज के अभिन्न अंग हैं। मनुवादी व्यवस्था के लोग मान्यवर कांशीराम जी के चमत्कार को देखकर बहुत घबराए। कांशीराम जी के चमत्कार को रोकने के लिए सभी मनुवादी दल कोशिश कर रहे हैं। पहले राजीव गांधी ने कोशिश की, आज वही कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांशीराम जी ने अपने खुले शब्दों में कहा था कि मनुवाद अन्य सभी वादों को नष्ट करता है। हमारे बुद्धिजीवी अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद में है। मेरा मानना है कि जिस देश में मनुवाद मौजूद है, उस देश में अन्य कोई वाद सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी अन्य वाद जाति की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यह बुद्धिजीवियों का फर्ज है कि हम मनुवाद और जाति के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपने लिए स्वयं किसी वाद की रचना करें। मनुवादी समाज के लोग अक्सर बेरोजगारी की बात करते हैं। उन्हें लगभग 1 करोड़ बेरोजगार उच्च वर्ग के सवर्णों के रोजगार को लेकर बहुत अधिक चिंता रही है, लेकिन ये लोग 10 करोड़ भारतीय मूल निवासियों के रोजगार तथा अन्य तकलीफों को लेकर कोई चिंता नहीं दिखाते हैं, जो कि अनपढ़ और अकुशल हैं। मुख्य रूप से बहुजन समाज को आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से कमजोर होने के 3 कारण हैं। 3 एम, इसका अर्थ है मणि, माफिया, मीडिया। ये बहुजन समाज की पकड़ से बाहर है। बहुजनों की बुराइयां उछालते हैं और अच्छाई दबाते हैं। गरीबी हटाओ योजना एक राजनीतिक नारे के रूप में शुरू हुई और अब तक मात्र वोट प्राप्त करने का एक साधन ही बनी हुई है। भारत की सरकार थोथे भाषणबाजी करके गरीबों को संतुष्ट करने का खेल खेलती रही है। गरीबी उन्मूलन स्कीमों से बहुत से गरीब लोग अपने पैरों पर खड़े होने के बजाय आरण के बोझ से दब कर रह गए और उन्हें उत्पीड़न सहन करना पड़ा। योजना रहित एवं अव्यवस्थित विकास सबसे बुरा असर ग्रामीण दस्तकारों पर पड़ा है, जैसे कुम्हार, बुनकर, कशीदकार, लोहार, खिलौने बनाने वाले जैसे कर्मकारों, और भारतीय संख्या में ऐसे अन्य कर्मकार एक असुरक्षित आजीविका कमाते थे। हाथों से बनाए जाने वाली वस्तुओं के आधुनिकीकरण और वाणिज्यीकरण ने इन कर्मकारों को पूर्णतः अप्रतिस्पर्धी और दूसरों पर आश्रित बना दिया। उनकी आजीविका का कोई वैकल्पिक साधन प्रदान किए बिना अपने व्यवसाय से उखाड़ फेंक दिया गया है। गरीबी उन्मूलन योजनाओं के सभी प्रभावी मूल्यांकनों से पता चलता है कि ये योजनाएं पर्याप्त रूप में लाभ भोगियों का उत्थान करने में या तो पूर्णतः असफल रही हैं या इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा है। चूंकि इन योजनाओं का संचालन निरुद्देश्य और प्रक्रिया से बंधे लाभ भोगियों को केवल अफसरशाही का गुलाम बना दिया है, क्योंकि ये योजनाएं अधिकतर शासकीय अनुदान पर आधारित थीं, इसलिए इनके कार्यान्वयन के फलस्वरूप अधिकतर लाभार्थी अपने पांवों पर खड़े नहीं हो सके।
साथ ही साथ यह भी सोचनीय है कि लाभार्थियों का चयन, उनके लिए योजनाओं का चयन तथा लाभार्थियों को अपने कौशल बेहतर बनाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम इतने गैर सुनियोजित ढंग से किए गए कि गरीबी उन्मूलन योजनाओं का समाज पर कुप्रभाव पड़ा। गरीबी हटाओ के नारे के पीछे ये बात छिपकर रह गई कि इन योजनाओं के लाभार्थी पहले से अधिक आश्रित एवं सरकारी नौकरशाही पर निर्भर हो गए। भारत सरकार ने जो गरीबों की योजना चलाई वे हमारी दुविधा में पड़ी हुई है और दुविधाजनक आर्थिक विकास की आगामी संतानें हैं। ये शहरी निर्धन लोग गुलामों से बदतर हैं। इनके बारे में स्वतंत्र देश के नागरिकों की बात ही क्या करनी, वे आधारहीन हैं जिनको समय की आंधी ने उखाड़ दिया है। वैकल्पिक आधार प्राप्त करने में उनकी मदद नहीं की गई है। जो लोग थोड़ा बहुत जीवन यापन करने की स्थिति में जा रहे थे वे अब दिन प्रतिदिन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन पूरी परिस्थितियों के अंतर्गत चलता हुआ है एक छोटा सा दंगा उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। एक छोटी सी प्राकृतिक विपदा उनको पतझड़ के पत्तों की तरह बिखेर देती है। लेखक के विचारों के अनुसार जब तक देश में कांग्रेस और भाजपा की सरकारें बनती रहेंगी तब तक बहुजन समाज गरीबी की करवट बदल बदल कर दुख दर्द की वेदनाओं से कराहता रहेगा। आज स्वतंत्र भारत की सरकार से तो 1000 गुने अच्छे 1000 साल पहले के राजा थे कि उनके जमाने में यदि अकाल पड़ जाता था वे तो अपनी भोली भाली प्रजा की दूसरे देशों से अनाज मंगाकर उधर क्षुधा मिटा देते थे। आज स्वतंत्र भारत में भूख से तड़प तड़प कर लोग अपने प्राण गंवा देते हैं। इससे साफ पता लगता है कि भारतीय शासकीय खजाने खाली हैं। भारतीय बच्चा पैदा होते ही 20,000 रुपए के कर्ज में आता है। पूरा आंकड़ा पार करते हुए भारत सरकार 3 अरब कर्ज का 1 माह में ब्याज देती है। अब आप ही सोचिए भारत पर कर्ज कितना होगा। अब मैं भारत के उद्योगपतियों की बात करता हूं कि मुकेश अंबानी प्रति सेकंड 10 रुपए कमाता है। उसकी एक दिन की कमाई 50 करोड़ 32 लाख के लगभग होती है। आजाद सरकार ने 60 साल के जीवन काल में एक ही खेल खेला है, गरीब को अधिक गरीब बनाया, अमीर को और अमीर बनाया। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस गरीबों की सरकार नहीं है, यह गरीबों के लिए विषैली साबित हुई है। ऐसी सरकार को समूल जड़ से नष्ट करना भारतीय गरीबों का परम कर्तव्य है। हमारी नजर में बहुजन समाज पार्टी ही नव उन्नति के मार्ग पर चलकर गरीबों के उत्थान और उद्धार के मार्गों को सुगम बनाएगी। इसलिए अब बहुजन समाज ने दृढ़ संकल्प के साथ बीड़ा उठाया है कि सन 2009 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहिन मायावती को प्रधानमंत्री बनाकर दिल्ली के सिंहासन पर हर संभव विराजमान करना। उसी दिन भारत में साम्यवाद लागू हो जाएगा। यह कवि की कोरी कल्पना नहीं है, यथार्थ है। अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में बताएंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर उनके जीवन संघर्षों पर चर्चा करते हुए कहा कि अगर हमें इस देश में शासक बनना है, अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, तो हमें कांशीराम साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलना होगा। उनका जीवन बहुजन समाज को जागरूक और संगठित करने के लिए समर्पित था। उन्होंने न केवल सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाई, बल्कि एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसने हाशिए पर खड़े समाज को सत्ता तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि बाबा साहेब डॉमो आम्बेडकर ने जिस समता मूलक समाज की कल्पना की थी, उसे साकार करने के लिए हम सभी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा और सामाजिक राजनीतिक एकता बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा कि कांशीराम साहब ने हमें सिर्फ संघर्ष करना नहीं सिखाया, बल्कि सत्ता में भागीदारी का महत्व भी समझाया। उनके प्रयासों से बहुजन समाज ने एक नई दिशा पाई और आज भी हमें उनके विचारों को आत्मसात कर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि यदि हम सच में अपने समाज की स्थिति को बदलना चाहते हैं तो हमें सिर्फ व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे समाज के उत्थान के लिए काम करना होगा। जब हम संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे, तभी सामाजिक परिवर्तन संभव होगा और बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाया जा सकेगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।